और फाइनेंशियल फ्रॉड में रिपोर्ट मिली है। ताहिर वहीं रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी चालें उल्टी पड़ चुकी थीं। बशीर साहब उस दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही लफ्ज, अमानत ने आज फिर एक तकदीर को बचा लिया। शाम को रजिया गुलाम के पास आई। हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। ये उस शख्स के लिए है जो रूह से अमीर है। गुलाम ने गुलाब लिया मगर कुछ नहीं कहा। उसका दिल भीग चुका था मगर लब खामोश थे। गुलाब की वह छोटी सी शाख जो उस दिन रजिया ने गुलाम के हाथ में रखी थी, किसी फूल से ज्यादा एक इजहार थी मगर बिना किसी लफ्ज के। वो एक खामोश अमानत थी जो अब दिल की तहों में उतर चुकी थी। गुलाम ने उस गुलाब को अपने कमरे में कुरान शरीफ के पन्नों में संभाल कर रख दिया, जैसे कोई अपने रब की दी हुई दौलत को सीने से लगाता है। वह जानता था कि मोहब्बत एक जज्बा है, मगर जब वह ईमान के साथ मिल जाए तो इबादत बन जाती है। उस रोज के बाद से रजिया और गुलाम के दरमियान कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ बदलने लगा। अब दोनों के दरमियान जो खामोशी थी वो बोझ नहीं, सुकून थी। इधर कंपनी फिर से संभल चुकी थी। मार्केट में बशीर ग्रुप का नाम वापस ऊंचाई पर आने लगा। मीडिया में गुलाम को अमानत का रखवाला कहा जाने लगा, लेकिन गुलाम अभी भी वही था, सादा, खामोश, नमाज का पाबंद और जिम्मेदार। फिर एक रोज बशीर साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया। गुलाम बेटा, मेरी बेटी अब तंदुरुस्त है और मैं अब बेफिक्र हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी इस आखिरी अमानत को भी संभाल ले। गुलाम का दिल एक पल को थम सा गया। हुजूर मगर बशीर साहब ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने पूरी जिंदगी कारोबारियों से धोखा खाया, लेकिन एक मजदूर से ईमानदारी पाई। मैं चाहता हूँ कि रजिया का हाथ उस हाथ में जाए जो खुदा से डरता है और मोहब्बत को इज्जत समझता है। गुलाम खामोश रहा। उसने न इनकार किया न इकरार, लेकिन उसके आंखों में कुछ ऐसा था जो बशीर साहब को सुकून दे गया। रात को गुलाम ने सजदे में सिर रख दिया। या रब, अगर ये रिश्ता मेरी तकदीर में है तो उसे अमानत की तरह निभाने की तौफीक अता फरमा। इधर रजिया भी परेशान थी। दिल में मोहब्बत थी मगर लफ्जों में लाज। उसने अपनी नौकरानी नसीबा से कहा, अगर किसी दिन अब्बू मुझसे ऐसा सवाल करें तो क्या मैं सर झुका लूं? नसीबा मुस्कुराई। बीबी, अल्लाह जब किसी को किसी की किस्मत बनाता है तो वो सब रास्ते अपने आप खोल देता है। अगली सुबह पूरे घर में एक अलग सी रौनक थी। बशीर साहब ने सभी करीबियों को बुला लिया था। मेहमान, मौलवी साहब, हल्की सी सजावट, हर कोना गवाह बन रहा था किसी बड़े फैसले का। गुलाम अब भी अनजान था। जब सब लोग जमा हो चुके, बशीर साहब ने सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी इकलौती बेटी रजिया की शादी उस शख्स से करना चाहता हूँ जिसने मेरी जान, मेरी इज्जत और मेरी अमानत की हर वक्त हिफाजत की। गुलाम हुसैन। भीड़ में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर सबकी निगाहें गुलाम पर पड़ी। गुलाम उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आईं। हुजूर, ये रिश्ता मेरे लिए मोहब्बत नहीं, एक अमानत है और मैं उसे निभाने का वादा करता हूँ जब तक मेरी रूह जिस्म में है। रजिया ने खिड़की से सुना और उसकी आंखों में वो सुकून था जो शायद हर लड़की को तब मिलता है जब उसे वो हमसफर मिल जाए जो मोहब्बत से ज्यादा उसे इज्जत देता है। निकाह की तारीख तय हुई। मौलवी साहब से लेकर मोहल्ले के सब लोग खुश थे। एक मजदूर की मोहब्बत अब रूहानी इबादत बन चुकी थी। मगर तकदीर का इनकलाब यहीं नहीं थमा। इसी दौरान बशीर साहब की एक पुरानी फाइल सामने आई जिसमें एक जमीन का मामला दर्ज था जो आज के वक्त में करोड़ों की हो चुकी थी। मगर वो जमीन किसी और नाम पर चली गई थी और उसमें भी ताहिर की पुरानी साजिशें शामिल थीं। अब सवाल ये था, क्या गुलाम उस जमीन को भी वापस ला पाएगा? क्या अमानत की ये आखिरी कसौटी उसे फिर से इम्तिहान में डालेगी? निकाह की तैयारी चल रही थी। कोठी के हर कमरे में कोई न कोई खुशखबरी तैर रही थी। रजिया अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी और गुलाम की आंखों में एक नई चमक थी। मगर वो चमक घमंड की नहीं थी, बल्कि उस सुकून की थी जो केवल अमानतदारी निभाने वालों को हासिल होती है। इसी दौरान एक पुराना मुंशी जो सालों से कंपनी से अलग हो चुका था, अचानक बशीर विला आ पहुंचा। हाथ में फटी हुई फाइल और माथे पर अफसोस की लकीरें। हुजूर, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास एक जरूरी दस्तावेज है। ये जमीन जो बशीर ग्रुप की थी,
उसे मिर्जा ताहिर ने फर्जी दस्तखतों से अपने नाम करवा लिया था, बहुत साल पहले। बशीर साहब का चेहरा उतर गया। ये वही जमीन है ना जहां मैं स्कूल बनवाना चाहता था? मुंशी ने सिर झुका लिया। गुलाम ने फाइल खोली। उसमें जमीन का नक्शा, दस्तखतों के नकली नमूने और गवाहों के नाम मौजूद थे। इस जमीन की कीमत अब 30 करोड़ से ज्यादा है, मुंशी बोला, और ताहिर उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। रजिया, जो पास ही बैठी थी, खामोश हो गई। गुलाम ने फाइल को मोड़ा, उठकर खड़ा हुआ और सिर्फ एक जुमला कहा, अगर अमानत छीन ली गई है तो उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। अगले ही दिन गुलाम कोर्ट पहुंचा, दस्तावेज लेकर, मुंशी को गवाह बनाकर। उसने केस फाइल करवाया और खुद अदालत में पेश हुआ, बिना वकील, बिना तामझाम। मिर्जा ताहिर को समन भेजा गया। वो पहली ही पेशी में अपने वकील के साथ अदालत में आया। सलीकेदार सूट, बेशर्मी की मुस्कान और साथ में नकली गवाह। जज साहब, वकील बोला, ये जमीन ताहिर साहब ने लीगल तरीके से खरीदी है। इनके पास रजिस्ट्री, दस्तखत और स्टैंप हैं। गुलाम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कागज आगे बढ़ाया। ये देखिए, इन दस्तखतों में जिनका नाम है वो इस वक्त तक जिंदा ही नहीं थे। अदालत सन्न हो गई। और ये है बैंक का स्टेटमेंट। उस वक्त किसी तरह की कोई पेमेंट हुई ही नहीं। फिर मुंशी को गवाह के तौर पर खड़ा किया गया। मैंने खुद देखा था, ताहिर साहब ने दस्तावेजों पर दबाव डालकर साइन करवा लिए थे और उसके बाद कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। जज ने केस स्थगित कर दिया और जांच के आदेश दिए। ताहिर के चेहरे से पहली बार घबराहट झांकने लगी। गुलाम अब पूरे दिन कोर्ट, तहसील और पुरानी सरकारी फाइलों में लगा रहता। उसके कपड़े अब फिर से वही सादगी लिए हुए थे, मगर इरादा इस बार भी लोहे जैसा मजबूत था। रजिया कई बार उसे समझाने लगी, आप क्यों इस जमीन के पीछे अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? हमें तो आपका साथ चाहिए, ना कि कोई और जंग। गुलाम मुस्कुराया। रजिया बीबी, ये जमीन मेरी नहीं, मगर एक नेक मकसद की अमानत है। इसे वापस लाए बिना मैं कैसे तुम्हारा हमसफर बनूं? रजिया की आंखें भर आईं। वो अब जानती थी कि गुलाम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस नीयत का नाम है जो खुदा के दरबार में सीधी जाती है। इसी बीच कोर्ट का आखिरी फैसला आया। तहकीकात के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि मिर्जा ताहिर द्वारा की गई जमीन की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई है। अदालत इस जमीन को पुनः बशीर ग्रुप को सौंपने का आदेश देती है। साथ ही ताहिर पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी का मुकदमा भी कायम किया जाता है। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पत्रकारों ने कैमरे गुलाम के सामने किए। आपने इतनी बड़ी लड़ाई अकेले कैसे जीती? आपकी ताकत क्या थी? गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन इंसान अपनी नीयत को झुकने नहीं देता, उस दिन खुदा उसकी अमानत को टूटने नहीं देता। रात को बशीर विला में फिर से रोशनी थी। बशीर साहब ने एक थाली में मिठाई रखते हुए कहा, आज उस स्कूल की नींव रखी जाएगी जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। रजिया ने गुलाम को गुलाब का वही सूखा फूल दिखाया। ये अब भी मेरे पास है और आज मैं इसे तुम्हारे नाम करती हूँ। गुलाम ने सिर झुका लिया। अब ये मोहब्बत भी मेरी अमानत है और मैं इसे भी ईमानदारी से निभाऊंगा। सुबह की रोशनी जब बशीर विला के दरवाजे पर पड़ी तो गुलाब के पौधों की पत्तियां भीगी हुई थीं, जैसे रात भर किसी इबादत ने उन्हें तर किया हो। उस सुबह की फिजा में एक जश्न की हल्की सी मिठास थी। आज उसी जमीन पर पहला पत्थर रखा जाना था जहां बशीर साहब बरसों से एक स्कूल बनवाना चाहते थे। गुलाम सुबह तड़के ही तैयार होकर पहुंचा। सिर पर सफेद रूमाल, आंखों में सुकून और हाथों में कुरान शरीफ। जमीन पर पहली ईंट रखते हुए उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर रजिया को इशारे से पास बुलाया। आप भी हाथ रखें, गुलाम ने कहा। रजिया झुकी। दोनों के हाथ एक साथ उस ईंट पर टिके। बशीर साहब दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। जिस हाथ ने मेरी अमानत को संभाला, वही हाथ अब इस इल्म के घर की नींव रख रहा है। मीडिया, नगर निगम के अफसर और मोहल्ले के सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। हर कोई एक बात कह रहा था, ये सिर्फ स्कूल नहीं, एक मिसाल की शुरुआत है। मगर किसी को नहीं पता था कि उस भीड़ में एक चेहरा और भी था, मिर्जा ताहिर, जो अदालत के फैसले के बाद जमानत पर बाहर आया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन थी और दिल में इंतकाम।
ताहिर ने बशीर विला के पुराने नौकर को अपने पास बुलाया, जो एक वक्त में रजिया के कमरे तक के राज जानता था। अगर तू एक छोटी सी चीज मेरे लिए कर दे तो तुझे बाहर कहीं बड़ा बंगला और लाखों दूंगा, ताहिर ने कहा। नौकर झिझका, मगर फिर लालच भारी पड़ा। उसने हामी भर दी। प्लान ये था, स्कूल की नींव में नकली सीमेंट की बोरियां डलवा देना, जिससे कुछ ही महीनों में इमारत गिर जाए और बदनामी का सारा बोझ गुलाम के सिर पर आए। 2 रात बाद जब गुलाम इबादत में मशगूल था, उसी रात ट्रक से नकली माल उतरवा दिया गया। काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को खबर न हुई। मगर ईमान के रास्ते में जब कोई चलता है तो खुदा उसकी निगरानी करता है। अगली सुबह एक छोटा बच्चा, जिसका बाप उसी साइट पर मजदूर था, खेलते खेलते बोरियों में गिर पड़ा। जब मजदूर उसे उठाने दौड़े तो एक बोरी फट गई और उसमें से गारा नहीं, सफेद पाउडर और रेत जैसा मलबा निकला। गुलाम को तुरंत बुलाया गया। उसने एक एक बोरी की जांच की और फिर सारा माल रुकवा दिया। उसने उसी वक्त सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसमें एक ट्रक साफ दिखाई दिया जो रात के वक्त आया था। गाड़ी के पीछे लिखा था ताहिर सप्लाई एंड कंपनी। गुलाम ने कुछ नहीं कहा। उसने बशीर साहब से इजाजत ली और सीधा पुलिस थाने पहुंचा। अब की बार सबूत उसके पास थे, नकली माल, ट्रक की फुटेज और गवाही देने वाला वही मजदूर। 1 हफ्ते के अंदर ताहिर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार जमानत नाकाबिल थी। बशीर साहब ने सुकून की सांस ली, मगर अब उम्र जवाब दे रही थी। उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी जरूरी हो उनसे कह लीजिए। एक रात गुलाम उनके पास बैठा था। बशीर साहब ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने मेरी दुनिया को फिर से जिंदा किया। अब मेरा वक्त करीब है। एक आखिरी वसीयत है, मेरी बेटी रजिया, अब तेरी जिम्मेदारी है। मोहब्बत से बढ़कर अब उसे इज्जत देना और इस स्कूल को कभी गिरने न देना। गुलाम की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं वादा करता हूँ हुजूर कि आपकी बेटी और आपकी अमानत दोनों को जान से ज्यादा संभालूंगा। 3 दिन बाद बशीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहर की हर सड़क पर उनके जनाजे में लोग उमड़ पड़े। नारा गूंज रहा था, ईमानदारी का सौदागर बशीर अहमद अमर रहे। रजिया ने गुलाम के कंधे पर सिर रख दिया। अब इस घर में सिर्फ आप हैं और मैं। गुलाम ने उसका हाथ थामा। अब ये घर नहीं, अमानत है और मैं इसके हर दर को सीना बनाकर संभालूंगा। बशीर साहब को दुनिया से गए 40 दिन बीत चुके थे। हर कमरे में उनकी यादें थीं। वो पुराना कुर्सी जिस पर वो बैठकर हिसाब किया करते, वो दीवार जिस पर उनकी और बीबी साहिबा की तस्वीर टंगी थी, और वह छोटा सा स्टूल जिस पर कभी रजिया ने बचपन में बैठकर अलिफ बेते पढ़ी थी। मगर अब वक्त बदल चुका था। गुलाम अब बशीर ग्रुप का कानूनी और जिम्मेदार वारिस था, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही पुराना तेज था, जिसमें न ताकत की अकड़ थी न दौलत का घमंड। रजिया अब अकेली नहीं थी। उसके साथ एक हमसफर था जो उसके दुख सुख की तर्जुमानी करता था। 40वें के बाद एक दिन बशीर विला में एक खास बैठक हुई। बुजुर्ग, रिश्तेदार, मौलवी साहब और मोहल्ले के कुछ खास लोग जमा थे। माहौल गंभीर था, मगर दिलों में सुकून था। गुलाम ने सबके सामने हाथ जोड़े। हुजूरो, आज इस घर के बुजुर्ग चले गए, मगर उनके बनाए उसूल जिंदा हैं। मेरी और रजिया बीबी की निकाह की तारीख तय हो चुकी है। हम चाहते हैं कि निकाह उसी जमीन पर हो जहां इल्म की इमारत बन रही है, ताकि हमारी जिंदगी की बुनियाद भी उसी अमानत पर हो। सबने एक साथ दुआ की। मौलवी साहब ने कहा, निकाह जब नीयत और अमानत की मिट्टी में बोया जाता है तो उसमें मोहब्बत नहीं, इबादत उगती है। निकाह की तैयारी शुरू हो गई। सादगी में ढकी हुई कोठी अब धीरे धीरे नई रोशनी से भरने लगी थी। कोई नई सजावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ पुराने संदल की खुशबू, खादी की चादरें और दीवारों पर कुरानी आयतें। निकाह के दिन सुबह की अजान के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो। वो जमीन जो कभी धोखेबाजी से छीनी गई थी, आज गुलाबों से सजी थी। एक छोटा सा मंच बना था उसी नींव के पास जहां पहली ईंट रखी गई थी। गुलाम ने सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर जालीदार टोपी पहनी थी। चेहरे पर रोशनी थी और आंखों में वो मोहब्बत
जो हर लफ्ज से पहले सुकून देती थी। रजिया सिंपल गुलाबी लिबास में, चेहरे पर हल्की सी झुकी नजर और होठों पर खामोश मुस्कान लिए हुई आई। उसे देखकर किसी ने कहा, ऐसी दुल्हनें सिर्फ दुआओं से मिलती हैं। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। गुलाम हुसैन, क्या आपको रजिया बशीर को मेहर 500 रुपये नकद अपने निकाह में कबूल है? गुलाम की आवाज गूंजी, कबूल है 3 बार। रजिया बशीर, क्या आपको गुलाम हुसैन को अपने निकाह में मेहर 500 रुपये नकद कबूल है? रजिया ने हल्के से कहा, कबूल है 3 बार। सबकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो उस सुकून के थे जो बरसों की मोहब्बत और ईमानदारी से हासिल होता है। निकाह के बाद रजिया ने कुरान शरीफ उठाकर माथे से लगाया और कहा, आज मैं अपने अब्बू की आखिरी अमानत को इस घर में जिंदा रखने की कसम खाती हूँ। गुलाम ने उसका हाथ थामा। अब ये घर हमारा नहीं, एक मिसाल का घर है, और इस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं, रब का डर और रसूल का अदब होगा। 3 दिन बाद स्कूल की पहली घंटी बजी। छोटे छोटे बच्चे कतार में खड़े थे। हर बच्चे को एक छोटा सा कुरान और स्लेट दी गई। गुलाम और रजिया ने हर बच्चे को अपने हाथों से दाखिला फॉर्म दिए। स्कूल का नाम रखा गया मदरसा ए अमानत। उस दिन की तस्वीर अखबार में छपी एक मजदूर जिसने ईमान से इमारत बनाई। मगर तभी कुछ अफसरों की नजर उस जमीन पर फिर से पड़ी। एक बिल्डर ने सरकारी रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी निकालकर दावा कर दिया, ये जमीन वक्फ की है, इसे प्राइवेट नहीं किया जा सकता। गुलाम फिर से कागजों में डूब गया। अब की बार मामला कोर्ट से नहीं, वक्फ बोर्ड से था, और वहां रिश्वत से फैसला लिखा जाता था। मगर गुलाम जानता था, जहां अमानत हो वहां रब खुद गवाही देता है। रजिया ने उस रात कहा, आपने आज तक हर इम्तिहान जीता है, अब ये आखिरी लड़ाई है। गुलाम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जब तक इस मिट्टी में मेरी सांस है, ये इमारत और ये मोहब्बत दोनों नहीं गिरेंगी। मदरसा ए अमानत की पहली घंटी को सिर्फ बच्चों ने नहीं सुना था। शहर की सियासत, वक्फ बोर्ड के अफसर और बिल्डिंग माफिया भी चौकन्ने हो चुके थे। जिस जमीन पर कभी दुकानें और शोरूम्स बनने वाले थे, वहां अब हाफिज और आलिम निकलने लगे थे। यही बात चुभ रही थी उन लोगों को जिनका ईमान सिक्कों में बंद था। इसी बीच वक्फ बोर्ड से एक नोटिस आया, यह जमीन वक्फ ट्रस्ट की पुरानी जमीन है, इस पर बनाई गई किसी भी निजी संस्था को सरकारी स्वीकृति के बिना जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। गुलाम ने जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। या रब, अब तक तूने हर कसौटी में मेरा हाथ थामा है, ये शायद आखिरी इम्तिहान है। रजिया ने वहीं पुरानी तसल्ली दी, आप झुकिएगा नहीं, ये जमीन सिर्फ आपके नाम पर नहीं, आपकी नीयत पर रजिस्टर है। गुलाम उसी दिन वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचा। सफेद कुर्ता, हाथ में दस्तावेजों की फाइल और चेहरे पर वही पुराना सुकून। बोर्ड के अध्यक्ष हाजी उस्मान कुर्सी पर टेढ़े होकर बैठा था। पीछे मसनद पर एक बड़ी तस्वीर सेवा, समाज और शरीयत लिखी थी, मगर व्यवहार इसके उलट। उस्मान ने फाइल देखते ही कहा, गुलाम हुसैन, आप नेक इंसान हो, मगर कायदे और नज्म से ऊपर कोई नहीं। आप ये मदरसा हटाइए और इस जमीन को हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपको दूसरी जगह जमीन दिलवा देंगे। गुलाम ने बड़ी अदब से जवाब दिया, हुजूर, अमानत की जगह बदली नहीं जाती। जैसे माँ की कब्र को कोई नहीं खोदता, वैसे ही इल्म की नींव भी एक ही बार रखी जाती है। उस्मान ने मुस्कुराकर चाय की प्याली उठाई। आपके जवाब में सच्चाई है, मगर हमारे पास कानून है। गुलाम ने उसी शांति से कहा, मेरे पास रब है। बात अब कोर्ट से ऊपर जा चुकी थी। अब ये मामला शहर के वक्फ ट्रस्ट और सिविल सोसाइटी के दरमियान एक बड़ा मुद्दा बन गया। मीडिया में 2 राय चल पड़ी। एक पक्ष बोला, नियम तो नियम है, चाहे कोई भी हो, जमीन लौटानी होगी। दूसरा पक्ष बोला, जब नीयत साफ हो और मकसद इल्म की रोशनी हो, तो खुदा उस जगह को मुअज्जज बना देता है। इसी बीच गुलाम ने एक और फैसला किया। एक जलसा बुलाया। सभी धर्मों, वर्गों, पत्रकारों और बच्चों के माँ बाप को बुलाया गया। मंच पर गुलाम अकेला खड़ा हुआ, न नेता, न मौलवी, न कोई वकील। माइक उठाकर उसने कहा, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, न ही कोई बड़ा आदमी। मैं तो बस वो मजदूर हूँ जिसने एक अमानत जमीन से उठाई थी और अब उसकी हिफाजत कर रहा हूँ।
अगर ये जमीन हक में नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, मगर याद रखिए जब इस मदरसे की पहली ईंट रखी गई थी तब अल्लाह का नाम लिया गया था, उसे कौन हटाएगा? भीड़ में सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ी औरत उठी, मेरा पोता पहली बार स्कूल गया है। गुलाम साहब, अगर ये मदरसा गिरा तो हम सबकी उम्मीदें भी गिर जाएंगी। एक रिक्शे वाला बोला, पहले बच्चे फुटपाथ पर खेलते थे, अब कुरान पढ़ते हैं। जमीन तो उसी के हक में जानी चाहिए जो उसे आबाद कर रहा हो। जलसे के वीडियो वायरल हो गए। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि वक्फ बोर्ड को बैठक बुलानी पड़ी। अंदर तमाम अफसर बहस में उलझे थे, मगर बहस के बीच एक अफसर चुप बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हुआ। मैं वही अफसर हूँ जिसने पहले जमीन के दस्तावेज पास किए थे। मुझे मालूम है कि ये जमीन बशीर अहमद ने खुद ट्रस्ट से खरीद कर कंपनी को दी थी। ये लीजिए असली दस्तावेज। पूरा बोर्ड हक्का बक्का रह गया। अध्यक्ष उस्मान ने पन्ने पलटे और गहरी सांस लेकर कहा, तो ये जमीन वक्फ की नहीं, कंपनी की संपत्ति रही है, और अब जब गुलाम उसका ट्रस्टी है तो इसे लेकर हमारा कोई दावा नहीं बनता। अगले दिन पूरे शहर में इश्तिहार छपा, मदरसा ए अमानत को वैध स्वीकृति प्राप्त है, इसे कोई नहीं रोक सकता। रजिया ने गुलाम को वो इश्तिहार थमाया। अब आपका हर जवाब अल्लाह ने खुद दे दिया। गुलाम ने वह कागज सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, अब मेरी मोहब्बत भी महफूज है और मेरी अमानत भी। वक्फ बोर्ड से मिली जीत के बाद शहर की हवाओं में गुलाम हुसैन का नाम सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि मिसाल बन चुका था। अब वो शख्स लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रस्टी नहीं रहा, वो एक सोच, एक रास्ता, एक अमानतदार दिल बन गया था, जिसकी सादगी ने सियासत से लेकर समाज तक को झुका दिया था। मदरसा-ए अमानत की दीवारों पर अब रंग बिरंगे अक्षर लिखे थे। बच्चे सुबह ताजगी भरी हवा में कुरान की आयतें पढ़ते, फिर दोपहर में किताबों के पन्नों से दुनिया को समझते। हर कोना किसी दुआ की तरह महकता था। उस सुबह जब गुलाम नमाज से उठकर आंगन में आया तो देखा 5 साल का एक बच्चा अपने नंगे पांव लेकर मदरसे की ओर दौड़ रहा था। हाथ में बस्ता था और मुंह में प्यारी सी तिलावत। गुलाम मुस्कुरा उठा, अल्लाह तेरा करम है, ये जमीन अब चलने नहीं दौड़ने लगी है। रजिया अब उसकी हमसफर ही नहीं, उसकी हमनवा भी बन चुकी थी। हर सुबह वह मदरसे के रजिस्टर देखती, लड़कियों की कक्षाओं में बैठती और बच्चियों को कढ़ाई, सिलाई, अदब और हया सिखाती। शहर की लड़कियां अब मदरसा ए अमानत में दाखिला लेने के लिए बाहर लाइन में खड़ी होतीं। वहां सिर्फ तालीम नहीं मिलती थी, वहां इज्जत दी जाती थी, और ये बदलाव गुलाम और रजिया की मेहनत का असर था। इसी दौरान एक चिट्ठी आई लखनऊ के एक बड़े ट्रस्ट की ओर से। उसमें लिखा था, हम आपके काम से मुतासिर हैं। मदरसा ए अमानत को पूरे प्रदेश में आदर्श मदरसे के तौर पर चुना गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रांतीय शिक्षा बोर्ड में बतौर मार्गदर्शक शामिल हों। गुलाम ने चिट्ठी को देखा, फिर नीचे सर झुकाया। मैं अब भी वही मजदूर हूँ जो अमानत उठाकर ईमान से जीता है, मगर अगर मेरी सादगी किसी और को रास्ता दिखा सके तो ये भी मेरे रब का करम है। फिर एक शाम जब आसमान हल्का नीला था और हवाओं में मिट्टी की महक थी, गुलाम पुराने गोदाम के कोने में बैठा था, वही गोदाम जहां कभी उसने पहली रिपोर्ट बनाई थी। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया, सर झुका हुआ, लाठी पर झुका कंधा। गुलाम हुसैन साहब? जी, मैं वही आदमी हूं जिसने मिर्जा ताहिर के कहने पर आपके खिलाफ झूठा बयान दिया था। जब मेरी बीवी बीमार थी और मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने गलती की। गुलाम चुप रहा, सिर्फ सुनता रहा। अब मेरी बीवी नहीं रही और मैं आपके मदरसे में बच्चों को वुजू सिखाना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल कीजिए। गुलाम उठकर उसके पास आया। जिस रब ने मुझे माफ किया, मैं तुझसे कैसे इनकार करूं। आज से तू हमारे बच्चों का उसूल सिखाएगा, सफाई से लेकर सजदा तक। उस रात रजिया ने गुलाम से पूछा, आप कभी थकते नहीं? गुलाम ने धीमे से जवाब दिया, जब रूह को रब से रिश्ता हो तो जिस्म की थकान भी इबादत बन जाती है। फिर एक रोज स्कूल की एक लड़की 10 साल की मलिहा एक कविता सुनाने स्टेज पर आई, जिसने अपना घर नहीं बनाया मगर 100 बच्चों को छत दी, जो खुद मिट्टी में पला और सबको इल्म की रोशनी दी। वो कोई अफसर नहीं, वो गुलाम हुसैन है जो सिर्फ अल्लाह का वफादार बंदा है।
पूरा मदरसा तालियों से गूंज उठा। उस शाम गुलाम और रजिया अपने आंगन में बैठे थे। आंगन में गुलाब खिले हुए थे। रजिया ने गुलाम से कहा, अब कुछ तो मांगो जो तुमने नहीं पाया हो। गुलाम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो मांगा था एक अमानत, रब ने लौटा दी। जो न मांगा एक मोहब्बत, वो तुम बनकर आई। अब सिर्फ एक ही दुआ है, जब मेरी रूह उठे तो उसी जमीन से उठे जहां आज बच्चे अलिफ बेते पढ़ते हैं। और उसी रात आसमान से जैसे एक नूर बरसा। कोई मर नहीं रहा था, बल्कि एक अमानत पूरी होकर अब एक नई रोशनी बन गई थी। एक अमानत ने सिर्फ एक इंसान की तकदीर नहीं बदली, बल्कि एक पूरी नस्ल की सोच, सच्चाई और रूहानी पहचान को फिर से जिंदा कर दिया। और यही होती है अमानत की तकमील।